जय हिंद बच्चों। आज हम भाषा अध्ययन के क्रम में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम प्राचीन आर्य भाषाओं के बारे में, मध्यकालीन आर्य भाषाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज का विषय आधुनिक आर्य भाषाओं के संदर्भ में है। तो आप पहले ही जान चुके हैं कि भारतीय आर्य भाषाओं का विकास वो अपभ्रंश से हुआ है और आधुनिक आर्य भाषाओं की जो कुछ विशेषताएं हैं, सबसे पहले हम उनकी चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहली बात हम देखते हैं आधुनिक आर्य भाषाओं में, वो आर्य भाषाएं लगभग अयोगात्मक हो गई हैं। दूसरा, उनकी ध्वनियों में अनेक परिवर्तन हुए हैं। लिपि के अंतर्गत परंपरा का पालन किया जा रहा है, जैसे कि श का संस्कृत के समान मूर्धन्य स्थान से उच्चारण नहीं होता, किंतु लिखने में इसका प्रयोग किया जाता है। अ, क, ख, ग, ज, फ अनेक विदेशी ध्वनियों का भाषा में प्रवेश हुआ है और इनका प्रयोग शिक्षित वर्ग के एक विशेष वर्ग के द्वारा किया जाता है। तीसरा जो इसकी विशेषता है, अपभ्रंश के समान द्वित्व व्यंजन के स्थान पर एक का लोप हो जाता है और दूसरा जो पूर्ववर्ती अक्षर है वो दीर्घ हो जाता है। ये विशेषता पाई गई है। उदाहरणार्थ, कर्म जो संस्कृत का शब्द है, कम, फिर वो बन जाता है अब काम। निद्रा, निद्दा, नींद। ऐसी सप्तम, सत, सात। पूर्ववर्ती व्यंजन वो दीर्घ हो जाता है और जो द्वित्व है वो एक हो जाता है। इसी तरह से चौथा है, अपभ्रंश की अपेक्षा आधुनिक भारतीय भाषाओं में विभक्ति के रूपों की संख्या कम हुई है। कारक अर्थ के लिए संज्ञा विभक्ति रूपों के बाद परसर्गीय शब्दों या शब्दांशों का प्रयोग होता है, यथा अविकारी और विकारी। ये दो रूप पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम जो पांचवी विशेषता देखते हैं कि इसमें लिंग वो दो ही रह जाते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। केवल मराठी और गुजराती इनमें ही तीन लिंग हैं, अन्यथा बाकी भाषाओं में दो लिंग पाए जाते हैं। आधुनिक भाषाओं के संदर्भ में एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, जो उसकी ग्रहणशीलता के विषय में है। अंग्रेजी, अरबी, फारसी के बहुत सारे शब्द वो भारतीय भाषाओं में स्वीकार कर लिए गए हैं और आज वो प्रयोग में आते हैं। अब हम देखते हैं कि अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से
आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विकास की परंपरागत मान्यता क्या है? तो ये इस प्रकार से है, आप इसको ध्यान से सुनेंगे भी और लिख तो आपने पहले भी लिया है, फिर से आप इसको ध्यान देंगे। पहला है मागधी। मागधी बिहारी हिंदी भी इसे कहते हैं और मैथिली, मागधी, भोजपुरी, फिर बंगला, उड़िया, असमिया, ये सारी भाषाएं वो मागधी से विकसित हैं। दूसरा है अर्धमागधी। तो अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि भाषाएं आती हैं, इनका विकास हुआ। तीसरा है शौरसेनी। शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, जिसके अंतर्गत ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली, ये बोलियां जो हैं वो, और राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, ये उसकी बोलियां, और फिर उसके बाद गुजराती भाषा, ये सब शौरसेनी से विकसित हुए हैं। चौथी जो मुख्य भाषा थी वो है महाराष्ट्री, और उससे विकसित हुए हैं मराठी और कोंकणी। फिर है शौरसेनी से प्रभावित टक्की, इससे पूर्वी पंजाबी भाषा विकसित हुई है। अगली भाषा है ब्राचड। ब्राचड से सिंधी भाषा विकसित हुई है। सातवीं भाषा है पैशाची, और पैशाची से विकसित हुई है कश्मीरी भाषा। यद्यपि ये विवरण पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है, इन विवरणों में अपभ्रंश काल के लिखित साहित्यिक भाषा के रूप में आधुनिक काल में बोले जाने वाले विभिन्न भाषिक रूपों के विकास का लेखा जोखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। लेकिन हम दोहराना चाहेंगे कि भारतीय आर्य भाषाओं के क्षेत्र में अपभ्रंश काल में भी विभिन्न बोलचाल की भाषाएं थीं, और उन्हीं से आधुनिक भाषाओं का विकास संभव हुआ है। भाषा विज्ञान का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि प्रत्येक भाषा क्षेत्र में क्षेत्रगत विशेषताएं और भिन्नताएं दोनों होती हैं, और भाषा क्षेत्र की इन क्षेत्रीय विशेषताओं को उस क्षेत्र की बोलियों या उपभाषाओं के रूप में जाना जाता है। इतना एक कहावत है कि 4 कोस पे बदले पानी, 8 कोस पे पानी। तो प्रत्येक भाषा क्षेत्र में एक भाषा का मानक रूप होता है, जिसका उपयोग उस भाषा क्षेत्र के सभी शिक्षित व्यक्ति औपचारिक अवसरों पर करते हैं। परंतु यही मानक भाषा रूप लिखित भाषा का भी आधार होता है, और यही मानक रूप उसकी बोलियों का भी आधार होता है। अपभ्रंश काल में विभिन्न बोलचाल के रूप व्यवहार में लाए जाते हैं, और इन बोलचाल के रूपों से ही आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है। अपभ्रंश काल के अप्राप्य बोलचाल के रूपों को आधुनिक भाषा के ज्ञात और अज्ञात रूपों की वैज्ञानिक विधि से उन्मुख होकर अनुपलब्ध भाषिक रूपों को पुनर्रचित किया जा सकता है। आधुनिक
आर्य भाषाओं का वर्गीकरण डॉक्टर सर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार। डॉक्टर सर जॉर्ज ग्रियर्सन एक बहुत सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हुए हैं और इन्होंने डॉक्टर हार्नले के सिद्धांत का समर्थन करते हुए अपना मत प्रतिपादित किया है। वो कहते हैं कि उनके अनुसार पहला है बाहरी उपशाखा, दूसरा उत्तरी पश्चिमी समुदाय, तो दक्षिणी समुदाय में मराठी भाषा है, पूर्वी समुदाय में उड़िया है, पांचवी भाषा है बिहारी, छठी भाषा है बंगला, सातवीं भाषा है असमिया और असमिया के अंतर्गत दो भाषाएं और हैं, मध्य उपशाखा और बीच का समुदाय। फिर आठवीं भाषा है पूर्वी हिंदी, इसमें भी एक भीतरी उपशाखा है और केंद्रीय और भीतरी समुदाय है। नवा है पश्चिमी हिंदी, 10वां है पंजाबी, 11वां गुजराती, 12वां भीली, 13वां खानदेशी, 14वां राजस्थानी और फिर है पहाड़ी समुदाय। पहाड़ी समुदाय के अंतर्गत पूर्वी पहाड़ी और नेपाली। फिर इसके बाद है 16वां मध्य या केंद्रीय पहाड़ी, 17वां पश्चिमी पहाड़ी। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का ये विभाजन अब ये ना तो तर्कसंगत समझ में आता है और ना ही आधुनिक मान्यताएं इसको स्वीकार करती हैं। इनके बाद डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, इन्होंने भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया है। हम उसको ध्यान से देखते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भाषाओं को उदीच्य और प्रदीच्य, प्राच्य और दक्षिणात्य, मध्यदेशी और मागधी प्रसूत, इन भागों में बांटा है। तो हम देखते हैं कि ये क्रम क्या है। उन्होंने उदीच्य यानी उत्तरी क्षेत्र की भाषाओं के रूप में स्वीकार किया है सिंधी, लहंदा और पूर्वी पंजाबी को। सिंधी, लहंदा और पूर्वी पंजाबी को। प्रतीच्य के रूप में उन्होंने गुजराती, राजस्थानी को स्वीकार किया है। प्रतीच्य यानी पश्चिमी के रूप में उन्होंने गुजराती और राजस्थानी को स्वीकार किया है। फिर है मध्यदेशीय भाषाओं के रूप में उन्होंने पश्चिमी हिंदी को स्वीकार किया है और प्राच्य यानी पूर्वी हिंदी। तो कोसली और पूर्वी हिंदी इसे कहेंगे। फिर है मागधी प्रसूत, जो मागधी से निकली हुई है वो है बिहारी, उड़िया, बंगाली, असमी आदि। फिर उन्होंने एक वर्गीकरण किया दक्षिणात्य, और इस दक्षिणात्य भाषाओं में उन्होंने मराठी को रखा है। तो ये ज़्यादा तर्कसंगत दिखाई देता है और भाषा वैज्ञानिक भी इसका समर्थन करते हैं।
पहाड़ी भाषाओं का मूलाधार चटर्जी महोदय पैशाची या खस को मानते हैं। बाद में मध्यकाल में ये राजस्थान की प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं से प्रभावित हुई, तो इनका प्रचलन हुआ। उपर्युक्त भाषाओं के अतिरिक्त अनेक अन्य भाषाएं भी आधुनिक आर्य भाषाओं के अंतर्गत गिनी जाती हैं। भारत के बाहर श्रीलंका की सिंघली, मालदीव की महल और भी गिनी जाती है। भारत की 1991 की जनगणना के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वर्गीकरण में किंचित संशोधन और परिवर्धन किया। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, और इनसे चार भाग होते हैं। पहला है उत्तरी, दूसरा है पश्चिमी और दक्षिणी, तीसरा है मध्यवर्गीय और चौथा है पूर्वी। फिर से देखें, उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी, मध्य और पूर्वी। अब देखते हैं उत्तरी वर्ग में आने वाली कौन सी भाषाएं हैं। क्रम से आप उनको लिख भी सकते हैं। नेपाली, कश्मीरी, डोंगरी, सिंधी, पंजाबी और लहंदा, ये उत्तरी भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आता है क्रम पश्चिमी और दक्षिणी हिंदी का। वो उस वर्ग में रखी जाती है गुजराती, भीली, मराठी और कोंकणी, सिंघली, महल। मध्य वर्गीय भाषा में हिंदी और उर्दू दोनों ही समाहित हो जाती हैं, और पूर्वी वर्ग में असमिया, ओडिया, बंगला आदि भाषाएं वो समाहित होती हैं। तो इस तालिका में यह स्पष्ट किया गया है कि खड़ी बोली के आधार पर मानक हिंदी का विकास तो हुआ, परंतु खड़ी बोली ही हिंदी नहीं है। हिंदी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भाषिक रूप बोले जाते हैं उन सब की समष्टि का नाम हिंदी है।